हेलो एवरीवन एंड वेलकम टू योर ओन चैनल ट्रेंडिंग एग्जाम। तो आज हम लोग करने वाले हमारे चैप्टर नंबर 15 का पार्ट 2। पार्ट 1 के अंदर हम लोग क्वेश्चन नंबर 1 से लेकर के 40 तक के प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस कर चुके थे और आज हम इसके आगे करेंगे। अगर आपने अभी तक हमारी चैप्टर नंबर 1 से लेकर के चैप्टर नंबर 14 तक के एक भी वीडियोस नहीं देखे, टोटल 63 वीडियो है क्योंकि ये मेरा आज 64 नंबर का वीडियो है। आज मैं वीडियो नंबर 64 बना रहा हूँ। तो अगर आपने अब तक मेरी कोई सी भी प्रीवियस 63 वीडियोस नहीं देखी है तो कोई बात नहीं, मैंने प्लेलिस्ट का लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दिया है, आप वहां से देख सकते हैं। साथ ही साथ मैं जिस पीडीएफ से पढ़ा रहा हूँ मैं इस पीडीएफ का भी लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दूंगा, तो आप लोग ये भी डाउनलोड करके खुद से पढ़ सकते हैं अपनी सेल्फ स्टडी के लिए। चलिए तो बिना किसी तरीके स्टार्ट करते हैं आज की वीडियो। आज का जो हमारा सबसे पहला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 41। लघु ऋण यानी कि माइक्रो क्रेडिट शिखर सम्मेलन 1997 में भारत का प्रतिनिधित्व किसने किया था? सेल्फ एम्प्लॉयड विमेन एसोसिएशन ने, आंगनबाड़ी ने, ऑल इंडिया एसोसिएशन ऑफ इंडस्ट्रीज ने या प्रधानमंत्री ने? तो 1997 के शिखर सम्मेलन में जो कि माइक्रो क्रेडिट के लिए किया गया था वो किया था सेल्फ एम्प्लॉयड वुमेन्स एसोसिएशन ने। सेवा, ठीक है, SEVWA, सेल्फ एम्प्लॉयड विमेन एसोसिएशन। क्वेश्चन भी 1997 का ही है। यह एक व्यापार संघ है जो वर्ष 1972 से रजिस्टर्ड है यानी पंजीकृत है। यह गरीब स्वरोजगार महिला श्रमिकों का एक संगठन है। यह संस्था लघु ऋण देने, स्वास्थ्य और जीवन बीमा और बच्चों की देखभाल में के कामों में संलग्न है। इसने लघु ऋण शिखर सम्मेलन 1997 में भारत का प्रतिनिधित्व किया था। 18वां लघु ऋण शिखर सम्मेलन 15 से 17 मार्च 2016 में के मध्य हुआ था आबू धाबी में, संयुक्त अरब अमीरात में, UAE में, यूनाइटेड अरब एमिरेट्स में। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 42 देखते क्या दे रखा है। सूची 1 और 2 दे रखी है। जिया मोदी, अनुराधा जी देसाई, विल्लू मुरावाला पटेल, ओके, मीना कौशिक, वेंकटेश्वर, ये ओके। तो इसका मेरे ख्याल जिया मोदी जो थी वो एजेड भी पार्टनर थी मुझे जहां तक याद है, और अनुराधा जे देसाई जो थी वो वेंकटेश्वर हेरिटेज, आई थिंक, आई एम नॉट श्योर, और आई थिंक विल्लू मोरावाला पटेल जो है ये अवस्था जेन ग्रेन टेक्नोलॉजीज, और मीना कौशिक जो है वो क्वांटम मार्केट रिसर्च, ये वाला नहीं होगा। मीना कौशिक तो आई थिंक क्वांटम मार्केट रिसर्च से है। तो मेरे हिसाब से 2143 देखते हैं एक बार। डी करेक्ट है, ओके, सही है, सही है, सही है, मेरा सही है। 2143 करेक्ट है, करेक्ट है, करेक्ट है। ठीक है, सारे नहीं, कुछ कुछ तो याद रहते ही है। जिया मोदी एजेडबी पार्टनर थी। अनुराधा जे देसाई की जो कंपनी है वो वेंकटेश्वर हैचरीज है। विल्लू मोरावाला पटेल अवस्था जेन ग्रेन टेक्नोलॉजीज, और मीना कौशिक क्वांटम मार्केट रिसर्च, इसीलिए डी करेक्ट आंसर होगा। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 43। इनमें से बोला, इन पर विचार कीजिए और ये बताइए कि इनमें से कौन सा सुमेलित सही नहीं है। अशोक लेलैंड, हिंदुजा समूह, हिडेल्को उद्योग, AV बिड़ला समूह, सुजलान एनर्जी, पुंज लॉयड समूह। बोला इनमें से कौन सा सही सुमेलित है, कौन सा सही मिला हुआ है। तो पहला और दूसरा दोनों सही है, ये वाला गलत है। सुजलान एनर्जी, पुंज लॉयड समूह, ये वाला गलत है। तो इस हिसाब से हमारा 1 करेक्ट होना चाहिए, ए। प्रश्नगत युग्म 1 और 2 सही सुमेलित है, जबकि सुजलान एनर्जी जो है वो एक विंड पावर कंपनी है। ये क्या है? ये पुंज लॉयड समूह नहीं है, ये एक विंड पावर कंपनी है जिसकी स्थापना 1995 में तुलसी तांती ने की थी। अतः यह सुमेलित नहीं है, यानी ये करेक्ट नहीं है। क्वेश्चन नंबर 44। नीचे दिए गए शब्दों के लघु रूपों में से उनसे संबंधित क्षेत्रों का उल्लेख किया गया है दिए गए कूट का प्रयोग करके, यानी मैचिंग ही करना है। OGL FOB, SJRY ट्राइसेम, WPI CPI CRR SLR। देखो, बाकी कुछ पता हो ना हो, ये तो पता ही है ना कि CRR SLR तो बैंकिंग से होता है। इको वाले बच्चों आप लोगों को इतना तो याद ही होगा। और I फॉर इंडेक्स होता है, I फॉर इंडेक्स होता है। C का 4 D का 3 कहां पर है? C का 4 D का 3, C का 4 D का 3, ए करेक्ट है। बाकी कुछ करने की जरूरत ही नहीं है। तो ये फिर रोजगार योजना, स्वयं जयंती रोजगार योजना, ये तो वैसे ही रोजगार से ही कनेक्ट हो गई। बाकी जो बच गया वो हमारा यहाँ से फॉरेन एक्सचेंज से हो गया, बात ही खत्म।
है ना। चलो ए करेक्ट है, 2 मैचिंग तो करेक्ट हुई मेरी। SJRY ट्राइसम रोजगार से संबंधित है शब्द है, जिसका पूर्ण रूप क्या है, ट्रेनिंग ऑफ रूरल यूथ फॉर सेल्फ एम्प्लॉयमेंट। और SRJY का स्वर्ण जयंती रोजगार योजना। OGL को हम लोग क्या बोलते हैं, ओपन जनरल लाइसेंस, जो कि विदेशी व्यापार से है। FOB फ्री ऑन बोर्ड, ये भी विदेशी व्यापार से संबंधित है। WPI होलसेल प्राइस इंडेक्स, थोक मूल्य सूचकांक। CPI कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स, उपभोक्ता मूल्य सूचकांक। CRR कैश रिजर्व रेशियो। और SLR यानी कि स्टैट्यूटरी लिक्विडिटी रेशियो, नकदी आरक्षित अनुपात और सांविधिक तरलता अनुपात। क्वेश्चन नंबर 45, सार्वजनिक निजी भागीदारी यानी कि PPP, प्राइवेट पब्लिक पार्टनरशिप पर आधारित अवसंरचना विकास के पुनर्लोकन का परिष्करण हेतु गठित समिति के अध्यक्ष कौन थे? वैसे का अध्यक्ष कौन था, कौन थे इस समिति के अध्यक्ष? राकेश मोहन, वी केलकर, अर्जुन सेन गुप्ता या फिर विवेक देबरॉय। 2017 का ये क्वेश्चन, 2016 में इसकी एक घोषणा की गई थी, तो उसके अंदर जो थे वो वी केलकर थे। तत्कालीन केंद्रीय मंत्री अरुण जेटली ने आम बजट वर्ष 2015-17 की घोषणा की थी कि बुनियादी ढांचे के विकास के सार्वजनिक निजी भागीदारी PPP मॉडल पर पुनः विचार किया जाएगा, इसे फिर से मजबूत बनाया जाएगा। इसी घोषणा के अनुरूप डॉक्टर विजय केलकर, वी केलकर की अध्यक्षता में बुनियादी ढांचे के विकास के PPP मॉडल पर फिर से विचार करने और तथा इसे मजबूत बनाने के लिए एक समिति का गठन किया गया। क्वेश्चन नंबर 46, ठीक। निम्नलिखित में से कौन दिसंबर 2004 में गठित निवेश आयोग का सदस्य नहीं है? 2005 का क्वेश्चन है। रतन टाटा, दीपक पारेख, अशोक गांगुली या फिर कुमार मंगलम बिड़ला। आप लोगों को सारे ये पता होने चाहिए कौन सा आयोग कब सदस्य बन रहा है। तो कौन नहीं है, तो उस टाइम पे कुमार मंगलम बिड़ला वो नहीं थे। वित्त मंत्री P चिदंबरम ने दिसंबर 2004 में अगले 10 वर्षों में $150 बिलियन निवेश आकर्षित करने हेतु त्रिसदस्यीय निवेश आयोग गठित किया था। 3 सदस्यों का नियोग आयोग। इस आयोग के सदस्य इस प्रकार थे, अध्यक्ष थे रतन टाटा, सदस्य थे दीपक पारेख और अशोक गांगुली। तो रतन टाटा, दीपक पारेख और अशोक गांगुली ये तो आ ही गए। डी कौन नहीं थे, कुमार मंगलम बिड़ला इसमें शामिल नहीं थे। क्वेश्चन नंबर 47, निम्नांकित में से कौन सा कथन दबाव समूह का अर्थ बोध करता है? दबाव समूह से क्या मतलब है आपको, उसको कौन बताता है? एक समूह जो समाज सुधार का कार्य करता है, नहीं, उसे दबाव समूह नहीं कहते। किसी राजनीतिक दल का एक भाग जो चुनाव में मत हासिल करने हेतु दूसरों को प्रलोभन देता है, नहीं, इसको भी दबाव समूह नहीं कहते। नीति संबंधित निर्णयों को नियंत्रित करने हेतु प्रभाव डालने वाले समूह को दबाव समूह कहते हैं। आप लोगों ने आराम से 9th 10th क्लास में पढ़ा होगा इस चीज के बारे में, बहुत अच्छे से एक्सप्लेन कर रखा है दबाव समूह को। गरीबों के कल्याण हेतु कार्य करने वाला ये भी नहीं होता। 9th 10th क्लास में आराम से पढ़ा होगा कि जब भी कोई ऐसा होता है, कोई डिसीजन लिया जा रहा है, तो उस डिसीजन के ऊपर जो प्रेशर बना सकते हैं ग्रुप, उन समूहों को दबाव समूह कहा जाता है। तो सी करेक्ट आंसर होगा। नीति संबंधी निर्णयों को प्रभावी एवं निर्णायक रूप से प्रभावित करने वाले कतिपय व्यक्तियों के समूह को दबाव समूह की संज्ञा से अभिहित किया जाता है। दबाव समूह को प्रभावित करने वाले कारक है राज्य एवं सरकार का संगठनात्मक स्वरूप, राजनीतिक संस्कृति, राजनीतियां एवं जन सामान्य से अंतर संबंध। क्वेश्चन नंबर 48, भारतीय प्रधानमंत्री की आर्थिक सलाहकार परिषद एडवाइजरी काउंसिल के अध्यक्ष वर्तमान में कौन है? ये वर्तमान पूछा जा रहा है 2006 के लिए, ठीक है। मॉन्टेक सिंह आलूवालिया, डॉक्टर सी रंगराजन, के रघुराम या फिर दीपक पारेख। तो ऑफकोर्स जिस टाइम पे क्वेश्चन दिया जा रहा था उस टाइम पे हमारे सी रंगराजन थे सलाहकार अध्यक्ष। प्रश्नकाल में प्रधानमंत्री के आर्थिक सलाहकार परिषद इकोनॉमिक एडवाइजरी काउंसिल के अध्यक्ष डॉक्टर सी रंगराजन थे। 16 अक्टूबर 2014 से अरविंद सुब्रमण्यम ने भारत के आर्थिक सलाहकार परिषद के अध्यक्ष थे। वर्तमान में डॉक्टर विवेक देबरॉय इसके अध्यक्ष हैं। बाकी जब आप लोग एग्जाम देने जाओगे तो आप लोगों को पता ही है कि अगर ये थोड़ा बहुत भी चेंज होता है तो वो तो आपको पता होना ही चाहिए। क्वेश्चन नंबर 49, निम्नलिखित युग्मों में से कौन सा एक सही सुमेलित नहीं है? देखो कहां पर सुमेलित पूछा जाता है, कहां पर नहीं, ये आप लोगों को ध्यान देना पड़ेगा। विलियम डिक्सर चलचित्र फिल्म, चार्ल्स बेवेज क्रमादेश कंप्यूटर, निकोलस स्टर्न निर्माण प्रौद्योगिकी, और कहते हैं ब्रायन ग्रीन रज्जु सिद्धांत।
तो मेरे ख्याल से मुझे जहां तक याद है कि निकोलस स्टर्न जो थे वो इकोनॉमिस्ट थे, ये इकोनॉमिस्ट थे, ये निर्माण प्रौद्योगिकी से इनका लेना देना नहीं था, ये इकोनॉमिस्ट थे। 2007 का क्वेश्चन है। ओके करेक्ट है, सी ही सही है। निकोलस स्टर्न ब्रिटेन के विख्यात अर्थशास्त्री एवं शिक्षाविद थे। वे वर्ष 2000 से 2003 तक विश्व बैंक के उपाध्यक्ष रह चुके हैं तथा यूनाइटेड किंगडम सरकार के आर्थिक सलाहकार रहे हैं। उन्होंने केन्या तथा भारत में हरित क्रांति के ऊपर पुस्तकें भी लिखी है। इस तरह उनका संबंध अर्थशास्त्र से है, ना कि निर्माण प्रौद्योगिकी से, जो मैंने बोला ना इकोनॉमिस्ट थे। क्वेश्चन नंबर 50, निम्नलिखित में से कौन विश्व आर्थिक मंच का संस्थापक है? क्लास श्वाब, जॉन केनेथ गॉलब्रेथ, रॉबर्ट ज़ुलिक या फिर पॉल कुर्गमैन? तो ये थे क्लास श्वाब। क्लास श्वाब जो थे उन्होंने विश्व आर्थिक मंच की स्थापना की थी। विश्व आर्थिक मंच की स्थापना वर्ष 1971 में हुई थी। इसके संस्थापक जेनेवा विश्वविद्यालय के प्रोफेसर क्लास श्वाब थे। वर्ष 1987 तक इसे यूरोपियन मैनेजमेंट फोरम के नाम से जाना जाता था। वर्ष 1987 से इसे विश्व आर्थिक मंच कहा जाता था। यह एक अलाभकारी संस्था है, एनपीओ, नॉन फॉर प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन। क्वेश्चन नंबर 51, वैश्विक प्रतियोगित्व रिपोर्ट यानी ग्लोबल कॉम्पिटिटिवनेस रिपोर्ट कौन प्रकाशित करता है? अंतरराष्ट्रीय मुद्रा आयोग, आईएमएफ, संयुक्त राष्ट्र व्यापार एवं विकास सम्मेलन, यूनाइटेड नेशन कॉन्फ्रेंस फ्रॉम ट्रेड एंड डेवलपमेंट, विश्व आर्थिक मंच या फिर विश्व बैंक? तो ये जो करता है ग्लोबल कॉम्पिटिटिवनेस रिपोर्ट, ये देता है विश्व आर्थिक मंच, ग्लोबल वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम। वैश्विक प्रतियोगित्व रिपोर्ट यानी ग्लोबल कॉम्पिटिटिवनेस रिपोर्ट विश्व आर्थिक मंच WEF द्वारा जारी की जाती है। 16 अक्टूबर 2018 को वैश्विक प्रतियोगित्व रिपोर्ट 2018 जारी की गई थी। इस रिपोर्ट में भारत ने वर्ष 2017 की तुलना में 5 अंकों का सुधार करते हुए 58वें स्थान पर अपनी जगह बनाई थी। G20 देशों में इस संदर्भ में सर्वाधिक सुधार करने वाला देश बना था। G20 देशों के अंदर भारत सबसे अच्छा सुधार करने वाला देश बना था। हालांकि वर्ष 2019 की रिपोर्ट में भारत की रैंकिंग में 10 अंकों की गिरावट दर्ज की गई, जिससे भारत वर्तमान रिपोर्ट में 68वें स्थान पर है। वर्ष 2020 की रिपोर्ट में इस सूचकांक को जारी नहीं किया गया है। क्वेश्चन नंबर 52, विश्व आर्थिक मंच द्वारा जारी वैश्विक प्रतिस्पर्धा सूचकांक 2020 के अनुसार निम्नलिखित में से कौन सा सम्मिलित नहीं है, कौन सा सही मिला हुआ नहीं है? स्विट्जरलैंड फर्स्ट रैंक, सिंगापुर थर्ड रैंक 2020 के अनुसार, भारत 72, यूएसए फोर्थ। तो मुझे जहां तक याद है यही वाला गलत है, क्योंकि वैसे तो मेरे को आंसर भी दिख रहा है कि डी ही है, पर यह था कि ये सेकंड नंबर पे था, ये फोर्थ नंबर पे नहीं था। ठीक है, 22 जनवरी 2020 को विश्व आर्थिक मंच द्वारा जारी वैश्विक प्रतिभा सूचकांक 2020 के अनुसार सही सुमेलन निम्नलिखित है। स्विट्जरलैंड पहले नंबर पे था, सिंगापुर तीसरे नंबर पे सही है, पर यूएसए सेकंड नंबर पे और भारत 72 पे है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 53, निम्नलिखित में से कौन एक वैश्विक स्पर्धात्मक सूचकांक रिपोर्ट प्रकाशित करता है? ये तो ग्लोबल कॉम्पिटिटिवनेस इंडेक्स ही हो गया ना। ये कौन करता है? तो ये विश्व आर्थिक फोरम ही करता है। अभी हमने पढ़ा था WEF करता है, यहीं पे तो लिखा हुआ है। ठीक है, वैश्विक स्पर्धात्मक सूचकांक ग्लोबल कॉम्पिटिटिवनेस इंडेक्स जेनेवा स्थित विश्व आर्थिक फोरम वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम द्वारा प्रत्येक वर्ष जारी किया जाता है। 2019 के वैश्विक स्पर्धात्मकता रिपोर्ट के अंतर्गत जारी सूचकांक में सिंगापुर को शीर्ष स्थान प्राप्त हुआ, जबकि इस सूचकांक में भारत 68वें स्थान पर था, जिसका स्कोर 61.4 था। ठीक है, जबकि इससे पहले वो 58वें स्थान पर था। 2020 में इस सूचकांक को जारी ही नहीं किया गया है। क्वेश्चन नंबर 54, रतन टाटा ने नैनो प्रोजेक्ट को सिंगूर से हटाकर कहां ले जाने का निर्णय लिया? काफी बड़ा बवाल था ये तो, इसीलिए उस साल पूछा भी गया था। ये काफी बड़ा बवाल था ये। ठीक है, गुजरात में लेकर के गए थे वो। गुजरात में, अब मेरे को पूरा प्रॉपर साणद, हाँ साणद यही जगह है। ठीक है, सिंगूर से साणद शिफ्ट किया था टाटा ने। टाटा समूह ने पश्चिम बंगाल के सिंगूर से गुजरात के साणद में अपनी बहुचर्चित लखटकिया कार नैनो के उत्पादन के लिए कारखाना लगाने का फैसला किया। ये उस टाइम में बहुत बड़ा बवाल भी था, आप लोगों को भी याद होगा ये। क्वेश्चन नंबर 55, भारतीय उद्योग महासंघ CII के नए अध्यक्ष कौन है? 2006 का क्वेश्चन है, तो उस टाइम के हिसाब से पूरा बात हो रही है।
सुनील भारती, वाई के देवेश्वर, आर शेष देसाई या फिर राहुल बजाज। तो ये आर शेष देसाई जो है प्रश्नकाल में ये सही था। 2020-21 में अभी इसके कोटक महिंद्रा बैंक के उदय कोटक है इसके, ठीक है, उदय कोटक अभी है इसके अध्यक्ष। क्वेश्चन नंबर 56, द मेल ऑन संडे द्वारा प्रकाशित द रिच रिपोर्ट 2004 के अनुसार एशिया का सबसे धनी व्यक्ति है। 2004 की बात कर रहे हैं। अनिल अंबानी, अजीज प्रेमजी, लक्ष्मी मित्तल या फिर एन आर नारायण मूर्ति। 2004 का क्वेश्चन है, ये थोड़ी अजीब बात नहीं है। 2004 की रिपोर्ट है, 2002 में क्वेश्चन कैसे पूछा जा सकता है। खैर 2004 की रिपोर्ट के हिसाब से लक्ष्मी मित्तल डॉक्टर कह रहा हूं, एलन मित्तल, लक्ष्मी नारायण मित्तल जो है वो एशिया के सबसे धनी व्यक्ति थे। ओके, द रिच रिपोर्ट 2004 के अनुसार एशिया के सबसे धनी व्यक्ति का खिताब लक्ष्मी निवास मित्तल को मिला था, एलन मित्तल। 57, नोबेल पुरस्कार विजेता भारत के अर्थशास्त्री हैं, कौन है? तो भारत से एक ही है, इनका तो मैं डायरेक्ट ही नाम आप लोगों को भी पता है, अमर्त्य सेन। इसका तो कुछ और बोलने की जरूरत ही नहीं, क्या ऑप्शन दूं इसके। वर्ष 1998 का अर्थशास्त्र का नोबेल पुरस्कार भारतीय अर्थशास्त्री अमर्त्य सेन को मिला था। उन्हें यह पुरस्कार कल्याणकारी अर्थशास्त्र में दिए गए योगदान के लिए मिला। वर्ष 2019 में भारतीय मूल के भारत में जन्मे अभिजीत बैनर्जी को अर्थशास्त्र के लिए नोबेल पुरस्कार मिला। उन्हें यह सम्मान एस्थर डेप्लो और माइकल क्रेमर के साथ संयुक्त रूप से मिला। वर्ष 2020 के लिए अर्थशास्त्र का नोबेल पुरस्कार पॉल आर मिलग्राम और रॉबर्ट पी विलियम्स को संयुक्त रूप से नीलामी सिद्धांत एवं नए नीलामी प्रारूपों के आविष्कार में सुधार के लिए फॉर इंप्रूवमेंट टू ऑक्शन थ्योरी एंड इन्वेंशन ऑफ न्यू ऑक्शन फॉर्मेट्स दिया गया है। तो आप लोगों को 2019 के भी पता चल गया, 2020 के भी पता चल गया, याद रखना होगा आपको। क्वेश्चन नंबर 58, निम्नलिखित में से कौन सा उपागम प्रोफेसर अमर्त्य सेन से संबंधित है? मूल उपागम, मूल आवश्यकता उपागम, सक्षमता उपागम, आय उपागम, कल्याण उपागम। तो अगर आप ऊपर देखते तो हमने क्या पढ़ा था इनके बारे में, जस्ट थोड़ा सा मैं नीचे आ जाता हूं। कल्याणकारी, तो ये कल्याण उपागम इनका मेन होगा, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 59, इनमें से किन्हें अर्थशास्त्र का नोबेल पुरस्कार 2015 में दिया गया? देखो अब ऐसे तो आप लोगों को सारे तो याद होंगे नहीं कि किसको हिस्ट्री में दिया गया, किसको क्या दिया गया, पर क्योंकि यह क्वेश्चन ये है तो एक बार आप याद कर सकते हैं, है ना। एंगल्स डिएटन, लार्स पीटर हैंसन, पॉल मॉर्चेड, आर्थर बी मैकडोनाल्ड। तो इनमें से एंगस डिएटन थी जिनको 2015 में अर्थशास्त्र के लिए ग्लोबल पुरस्कार दिया गया। स्कॉटलैंड के एंगस डिएटन को वर्ष 2015 में अर्थशास्त्र का नोबेल पुरस्कार प्रदान किया गया। डिएटन को यह पुरस्कार उपभोग, गरीबी व कल्याण के क्षेत्र में किए गए सराहनीय कार्यों हेतु दिया गया। वर्ष 2016 में अर्थशास्त्र का नोबेल पुरस्कार ओलिवर हर्ट और बैग बैंग हार्मस्ट्रॉम को संयुक्त रूप से संविदा सिद्धांत पर किए गए कार्यों के परिक्षेप में मिला। 2017 में यह पुरस्कार अमेरिकन अर्थशास्त्री रिचर्ड थैलर को व्यवहारिक अर्थशास्त्र के लिए दिया गया, जबकि 2018 का नोबेल पुरस्कार अमेरिकी अर्थशास्त्री विलियम डी वॉल्डेस को दीर्घकालीन आर्थिक विश्लेषण में तकनीकी नवाचारों के एकीकरण हेतु दिया गया। जबकि 2019 का पुरस्कार अभिजीत बैनर्जी, एस्थर डुफ्लो तथा माइकल क्रेमर को दिया गया। यह पुरस्कार उन्हें वैश्विक गरीबी को कम करने हेतु उनके प्रयोगात्मक दृष्टिकोण के लिए दिया गया। वर्ष 2020 के लिए अर्थशास्त्र का नोबेल पुरस्कार पॉल आर मिलग्राम और रॉबर्ट बी विलियम्स को संयुक्त रूप से उनके शोध सिद्धांत एवं नए नीलामी प्रारूपों में आविष्कार के सुधार यानी फॉर इंप्रूवमेंट टू ऑक्शन थ्योरी एंड इन्वेंशन टू न्यू ऑक्शन फॉर्मेट के लिए दिया गया। क्वेश्चन नंबर 60, निम्नलिखित में से किसने इंडियन इकोनॉमी गांधीयन ब्लूप्रिंट नामक पुस्तक लिखी थी? आचार्य विनोबा भावे, मोरारजी देसाई, जयप्रकाश नारायण या चरण सिंह? तो चरण सिंह थे जिन्होंने ये बुक लिखी थी। इंडियन इकोनॉमी गांधीयन ब्लूप्रिंट नामक पुस्तक भारत के भूतपूर्व प्रधानमंत्री चौधरी चरण सिंह ने लिखी थी। क्वेश्चन नंबर 61, बनारस हिंदू विश्वविद्यालय के संस्थापक थे डॉक्टर राधाकृष्णन, गांधी जी, मालवीय जी या इनमें से कोई नहीं? तो बनारस हिंदू विश्वविद्यालय को मालवीय जी ने स्थापना की थी। श्रीमती एनी बेसेंट द्वारा बनारस वाराणसी में सेंट्रल हिंदू कॉलेज की स्थापना वर्ष 2015 में की गई थी। यह कॉलेज वर्ष 1916 में बनारस हिंदू विश्वविद्यालय बना।
एनी बेसेंट द्वारा कब की गई थी? बनारस में सेंट्रल हिंदू कॉलेज की स्थापना 1915 में, जो कि 1916 में क्या बन गया? बनारस हिंदू विश्वविद्यालय, जो कि पंडित मदन मोहन मालवीय जी के सार्थक प्रयासों का प्रतिफल था। क्वेश्चन नंबर 62, जब भारत को विदेशी बैंकों में सोना रखना पड़ा उस समय भारत का प्रधानमंत्री कौन था? पीवी नरसिम्हा राव, पीवी सिंह, राजीव गांधी या फिर चंद्रशेखर? तो जब विदेशी बैंकों में हमें सोना रखना पड़ा था तो उस टाइम पे चंद्रशेखर थे। 2010 का क्वेश्चन है। जब भारत को विदेशी बैंकों में सोना रखना पड़ा उस समय भारत के प्रधानमंत्री चंद्रशेखर थे। क्वेश्चन नंबर 63, जयंत पाटिल समिति संबंधित है किससे? बाढ़ नियंत्रण से, वानस्पतिक रोगों पर नियंत्रण से, अत्यल्प वर्षा वाले क्षेत्रों के विकास से, या फिर जल विद्युत उत्पादन क्षमता के विस्तार से? तो यह है अत्यल्प वर्षा वाले क्षेत्रों के विकास से। क्वेश्चन नंबर 1997 का क्वेश्चन है, कोई नया क्वेश्चन भी नहीं है, काफी पुराना क्वेश्चन है। जयंत पाटिल समिति की स्थापना सूखा क्षेत्रों के विकास के लिए की गई थी। इस समिति के अध्यक्ष योजना आयोग के सदस्य डॉक्टर जयंत पाटिल थे। इस कार्य हेतु 25 वर्षीय भावी योजना तैयार करने के लिए इसे उच्च शक्ति प्रदान की गई थी। क्वेश्चन नंबर 64, रघुराम राजन कमेटी निम्न में से किस विषय से संबंधित है? सरकारी व्यय में अति संयम, आर्थिक क्षेत्र में सुधार, आयात निर्यात संतुलन, या फिर मूल्यों में वृद्धि? तो रघुराम राजन कमेटी जो है वो है हमारे आर्थिक क्षेत्र में सुधार से संबंधित। 2007 का क्वेश्चन है। शिकागो विश्वविद्यालय के प्रोफेसर रघुराम जी राजन की अध्यक्षता में भारत सरकार ने उच्च स्तरीय समिति का गठन 2007 में किया। यह समिति वित्तीय क्षेत्र में सुधार से संबंधित थी। तो क्योंकि ये वित्तीय क्षेत्र की बात हो रही है तो वित्त कहां पे आ गया? आर्थिक, इसीलिए इसको आर्थिक क्षेत्र से संबंधित किया गया है। क्वेश्चन नंबर 65, निम्नलिखित में से किसके द्वारा भ्रष्टाचार से लड़ाई के लिए नागरिकों की मार्गदर्शिका सिटीजन्स गाइड टू फाइटिंग करप्शन निकाली गई है? किसके द्वारा? परिवार कल्याण मंत्रालय के द्वारा, उपभोक्ता सहकारी समितियों द्वारा, केंद्रीय सतर्कता आयोग के द्वारा, या फिर ट्रांसपेरेंसी इंटरनेशनल के द्वारा? 2008 का क्वेश्चन है। सेंट्रल विजिलेंस कमीशन या फिर केंद्रीय सतर्कता आयोग, यह है जिसके द्वारा भ्रष्टाचार से लड़ाई के लिए नागरिकों की मार्गदर्शिका निकाली गई है। केंद्रीय सतर्कता आयोग द्वारा वर्ष 2002 में भ्रष्टाचार से लड़ाई के लिए नागरिकों की मार्गदर्शिका सिटीजन्स गाइड टू फाइट करप्शन निकाली गई। क्वेश्चन नंबर 66, आर्थिक मामलों में सुधार के लिए सलाह हेतु राजस्थान सरकार ने एक संगठन का गठन किया। इस संगठन का नाम है आर्थिक नीति एवं सुधार परिषद, आर्थिक नीति सुधार परिषद, आर्थिक सुधार परिषद, या फिर आर्थिक सुझाव परिषद? तो इसका नाम है आर्थिक नीति सुधार परिषद। 2008 का क्वेश्चन है। आरएएस आरटीएस में, इसीलिए राजस्थान से रिलेटेड है ना। आर्थिक मामलों में सुधार हेतु राजस्थान सरकार ने आर्थिक नीति एवं सुधार परिषद का गठन किया। क्वेश्चन नंबर 67, भारत सरकार द्वारा फरवरी 2014 में गठित 7वें केंद्रीय वेतन आयोग के अध्यक्ष किसे नियुक्त किया गया? न्यायमूर्ति बीके सिंह, न्यायमूर्ति स्वतंत्र कुमार, न्यायमूर्ति अशोक कुमार माथुर, या फिर न्यायमूर्ति मृदुला सिंह? तो इसमें थे न्यायमूर्ति अशोक कुमार माथुर, जिनको 2014 में गठित 7वें केंद्रीय वेतन आयोग का अध्यक्ष नियुक्त किया गया। 2015 का क्वेश्चन है ये। भारत सरकार द्वारा फरवरी 2014 में गठित 7वें केंद्रीय वेतन आयोग के अध्यक्ष न्यायमूर्ति अशोक कुमार माथुर थे। क्वेश्चन नंबर 68, भारत के कंट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल सीएजी की रिपोर्ट का परीक्षण निम्न में से कौन सी सदस्य समिति के द्वारा किया जाता है? एस्टिमेट कमेटी, इंश्योरेंस कमेटी, पब्लिक अकाउंट्स कमेटी, या फिर स्टैंडिंग कमेटी? तो यह है पब्लिक अकाउंट कमेटी, पीएसी सी। क्या की वही देखती है। भारत के कंट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल सीएजी की रिपोर्ट का परीक्षण संसद के लोक लेखा समिति यानी पब्लिक अकाउंट कमेटी द्वारा किया जाता है। 22 सदस्यों जिसमें 15 लोकसभा से और 7 राज्यसभा से होते हैं कि यह समिति व्यय के बाद परीक्षण करती है तथा अपनी रिपोर्ट संसद को देती है। क्वेश्चन नंबर 68, भारत के सीएजी नियंत्रक एवं महालेखक परीक्षक कार्य करते हैं किस चीज का? भारत के सीएजी जो है वो क्या कार्य करते हैं? नागरिक स्वतंत्रता के संरक्षण के रूप में, लोक वित्त संरक्षक के रूप में, सरकार के मुख्य विधिक सलाहकार के रूप में, या उपरोक्त में से सभी के संरक्षक के रूप में? तो कैग का जो मेन होता है वो लोक वित्त के संरक्षण का कार्य होता है। ठीक है। नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक की नियुक्ति राष्ट्रपति द्वारा होती है।
नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक की सलाह से राष्ट्रपति केंद्र और राज्यों की लेखाओं को रखे जाने के लिए प्रपत्र निर्धारित करता है। केंद्र और राज्यों से संबंधित उसकी लेखा संबंधी रिपोर्ट राष्ट्रपति और संबंधित राज्यपालों को भेजी जाती है, जिनसे संसद और राज्य विधायिका के समक्ष रखा जाता है। यह भारत के लोक वित्त संरक्षक के रूप में कार्य करते हैं। क्वेश्चन नंबर 70, निम्नलिखित देशों में से किसने भारत तथा यूएसए के साथ जुलाई 2017 के मालाबार नौसेना अभ्यास में भाग लिया था? जापान ने, दक्षिण कोरिया ने, फ्रांस ने या फिलीपींस ने? तो जापान था जिसने 2017 में मालाबार नौसैनिक में अभ्यास लिया था। 2017 का क्वेश्चन है। 10 से 17 जुलाई 2017 के मध्य नौसेना युद्धाभ्यास मालाबार के 21वें संस्करण का आयोजन बंगाल की खाड़ी में किया गया। इस नौसैन्य अभ्यास में भारत, अमेरिका और जापान की नौसेनाओं ने प्रतिभाग किया था। तो 70 क्वेश्चन हो गए। 10 क्वेश्चन और आज के लिए करते हैं हम लोग। 80 पे हम लोग आज एंड करेंगे ये वीडियो। क्वेश्चन नंबर 71, निम्नलिखित से कौन सा सतत विकास लक्ष्य एसडीजी भारत के 2030 तक सभी के लिए पानी की उपलब्धता और इसके स्थायी प्रबंधन को लक्षित करेगा? कौन करेगा? एसडीजी 6, एसडीजी 7, एसडीजी 8 या एसडीजी 9? तो एसडीजी 6 की बात की गई थी। सतत विकास लक्ष्य इसकी बात की गई थी। ठीक है, सस्टेनेबल डेवलपमेंट होता है ना, सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल। सतत विकास लक्ष्यों के अंतरराष्ट्रीय समुदाय को इस बात के लिए संकल्पित कर दिया है कि वह जल एवं स्वच्छता से संबंधित गतिविधियों के बारे में अंतरराष्ट्रीय सहयोग और कार्यक्रमों का विस्तार करे और जल एवं स्वच्छता प्रबंधन में सुधार के लिए स्थानीय समुदायों को समर्थन दे। लक्ष्य 6 के माध्यम से दुनिया के देशों ने संकल्प लिया है कि अगले 15 वर्षों में सुरक्षित पेयजल, पर्याप्त स्वच्छता और साफ सफाई की सुविधा सबके लिए सर्वत्र सुलभ करवाएंगे। ठीक है, भारत में बेहतर जल स्रोत तक पहुंच वाले परिवारों का कुल मिलाकर अनुपात वर्ष 1992 में 68% था, जो कि बढ़कर के 11-12 में 90.6% हो गया है। फिर भी 2012 में 59% ग्रामीण परिवारों और 8% शहरी परिवारों को बेहतर स्वच्छता सुविधाएं सुलभ नहीं की थी। सतत विकास लक्ष्य के क्या है, अब जरा ये देखना है एसडीजी 6 के मेन लक्ष्य क्या है, जरा इसके बारे में पढ़ ले फटाफट। 2030 तक सबके लिए सुरक्षित और किफायती पेयजल सर्वत्र और समान रूप से उपलब्ध करवाना। 2030 तक सबके लिए पर्याप्त और समान स्वच्छता एवं साफ सफाई सुविधाएं सुलभ करवाना और गांव में शौच जाना बंद कराना। इसमें महिलाओं और लड़कियों तथा लाचारी की हालत में जीते लोगों की जरूरतों पर विशेष ध्यान रखा जाएगा। 2030 तक प्रदूषण को कम करके कचरा फेंकना बंद करके और हानिकारक रसायनों तथा सामग्रियों को कम से कम छोड़कर पानी की गुणवत्ता सुधारना और अनुपचारित गंदे पानी का अनुपात आधा करना और दुनिया भर में पानी की रिसाइकलिंग और सुरक्षित ढंग से दोबारा इस्तेमाल में बहुत अधिक वृद्धि करना। काफी सारे लक्ष्य दे रखे। 2030 तक सभी क्षेत्रों में जल के किफायती उपयोग को बहुत बढ़ावा देना और ताजे जल की टिकाऊ निकासी और आपूर्ति को सुनिश्चित करना, जिससे जल का अभाव दूर हो सके और जल के अभाव से जूझते लोगों की संख्या में कमी आ सके। 2030 तक उपयुक्तता के अनुसार सीमा पार से सहयोग सहित सभी स्तरों पर समन्वित जल प्रबंधन लागू करना। उसके बाद 2020 नहीं, ये भी 30 तक होना चाहिए। पर्वत, जंगल, दलदली क्षेत्र, नदी, कुओं और झीलों सहित जल से जुड़ी पारिस्थितिकी प्रणालियों का संरक्षण और जीर्णोद्धार करना। और लास्ट लक्ष्य है 2030 तक जल संचय, जल का खारापन दूर करके जल की किफायत, गंदे जल के उपचार, रिसाइकलिंग और दोबारा इस्तेमाल की टेक्नोलॉजी सहित जल एवं स्वच्छता से जुड़ी गतिविधियों और कार्यक्रमों में अंतर्राष्ट्रीय सहयोग एवं क्षमता निर्माण का दायरा विकासशील देशों तक बढ़ाना। जल एवं स्वच्छता प्रबंधन सुधारने के स्थानीय समुदायों की भागीदारी को समर्थन और मजबूती देना। इतनी बड़ी एक्सप्लेनेशन है, इसी से आप समझ सकते हो कि भैया ये जो एसडीजी 6 है इसके लक्ष्य इंपॉर्टेंट है। क्वेश्चन नंबर 72, सतत विकास लक्ष्य 2017 के सूचकांक में भारत का कौन सा स्थान है? 116, 125, 108 या 195? 2017 का क्वेश्चन है, तो एसडीजी 2017 के हिसाब से हमारा 116वां स्थान था। सतत विकास लक्ष्य 2017 में भारत 116वें स्थान पर था, जबकि 2018 में वो 112वें स्थान पर था। वर्ष 2019 एवं 20 में, तो 19 में वो 115 पे और 20 में 117वें स्थान पर रहा है, यानी कि अभी और नीचे ही चला गया है।
क्वेश्चन नंबर 73, यूएन सस्टेनेबल डेवलपमेंट सॉल्यूशन नेटवर्क द्वारा 2017 में प्रकाशित विश्व प्रसन्नता रिपोर्ट के अनुसार निम्नलिखित में से कौन सा देश विश्व में सर्वांग रूप से सर्वाधिक प्रसन्न है? आइसलैंड, डेनमार्क, स्विट्जरलैंड और नॉर्वे। तो हर तरीके से जो प्रसन्न देश है वो नॉर्वे बोला जा रहा है, 2017 का है। प्रश्नकाल के हिसाब से डी सही है। विश्व प्रसन्नता रिपोर्ट 2021 के हिसाब से अगर हम बात करें तो 149 देशों को शामिल किया गया, उनमें से फिनलैंड का स्थान प्रथम रहा है। भारत दुनिया के सभी खुशहाल देशों में एक 149 देशों की लिस्ट में 139 नंबर पे आता है, और अब अफगानिस्तान सबसे दुखी देश है, 149 पर उसे रखा गया है। तो हमारी भी कंडीशन कोई ज्यादा अच्छी तो है नहीं अफगानिस्तान के कंपैरिजन में। क्वेश्चन नंबर 74, विश्व आर्थिक मंच के वैश्विक लिंग अंतर सूचकांक 2020 में भारत का स्थान कौन सा है? 109, 110, 111, 112। तो यह है 112। करंट क्वेश्चन है, पता होना चाहिए आपको। विश्व आर्थिक मंच WEF ने 153 देशों के आंकड़ों के आधार पर वैश्विक लैंगिक अंतराल रिपोर्ट 2020 जारी किया। WEF द्वारा जारी इस रिपोर्ट में भारत 112वें स्थान पर रहा। विश्व आर्थिक मंच ने आर्थिक लैंगिक अंतराल रिपोर्ट 2021 जारी की। इस इंडेक्स में 156 देशों में से भारत का 140वां स्थान मिला। इसके साथ ही भारत दक्षिण एशिया में तीसरा सबसे खराब प्रदर्शन करने वाला देश बन गया है। वैश्विक लैंगिक अंतराल रिपोर्ट स्विट्जरलैंड स्थित विश्व आर्थिक मंच द्वारा प्रतिवर्ष जारी की जाती है। पहली बार यह 2006 में जारी की गई थी, जिसके बारे में हमने पहले भी पढ़ा है अभी। क्वेश्चन नंबर 75, निम्नलिखित में से कौन एक वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम द्वारा ग्लोबल जेंडर गैप इंडेक्स वैश्विक लिंग सूचकांक का आकलन हेतु प्रचाल के रूप में प्रयुक्त नहीं होता? यानी इनमें से कौन से पॉइंट को हम ध्यान नहीं रखते? स्वास्थ्य, शिक्षा, आर्थिक स्थिति या आराम। तो हम आराम को ध्यान में नहीं रखते, इस प्राचल का हम यूज नहीं करते। विश्व आर्थिक मंच वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम द्वारा ग्लोबल जेंडर गैप रिपोर्ट जारी किया जाता है। इसमें निम्नलिखित मापदंड होते हैं, कौन कौन से? पहला, आर्थिक भागीदारी के अवसर यानी इकोनॉमिक पार्टिसिपेशन एंड अपॉर्चुनिटी। शैक्षिक उपलब्धियां यानी एजुकेशन अटेनमेंट। स्वास्थ्य एवं उत्तरजीविता यानी कि हेल्थ एंड सर्वाइवल। और राजनीतिक सशक्तिकरण यानी पॉलिटिकल एम्पावरमेंट। वर्ष 2021 में के सूचकांक में भारत 0.625 अंक के साथ 140वें स्थान पर, जबकि आइसलैंड शीर्ष पर और अफगानिस्तान सूची में सबसे नीचे 156 नंबर पे था। 2020 में भारत 112वें स्थान पर था। तो आप लोग खुद ही सोच सकते हो, एक साल में हमारी स्थिति 112 से 140 में पहुंच गई, कितनी बुरी हालत हो गई है। मैं नहीं बोल रहा हूं, ये डाटा बोलता है भाई। क्वेश्चन नंबर 76, व्यापार करने की सुविधा सूचकांक कौन बनाता है और प्रकाशित करता है? विश्व व्यापार संगठन, विश्व बैंक समूह, संयुक्त राष्ट्र संघ, यूरोपियन संघ, कोई नहीं, या एक से अधिक। तो व्यापार करने की सुविधा विश्व बैंक समूह करता है, वर्ल्ड बैंक करता है। व्यापार करने की सुविधा सूचकांक ईज ऑफ डूइंग बिजनेस इंडेक्स वॉशिंगटन में स्थित विश्व बैंक तथा अंतरराष्ट्रीय वित्त निगम यानी विश्व बैंक समूह बनाता है और प्रकाशित करता है। अक्टूबर 2017 में विश्व वर्ष 2020 की रैंकिंग में भारत का 63वां स्थान प्राप्त हुआ, जबकि न्यूजीलैंड शीर्ष स्थान पर था। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 77, भारत सरकार द्वारा घोषित एबीसी एबीसी सूचकांक का संबंध किससे है? कृषि से, संचार से, स्वास्थ्य से या शिक्षा से? तो एबीसी जो है वो है अचीवमेंट ऑफ बेबीज एंड चिल्ड्रन इंडेक्स था ये, तो ये इसलिए स्वास्थ्य से है। ठीक है। एबीसी सूचकांक अर्थशास्त्री जया दैंत्र, रितिका खेड़ा और सुधा नारायण द्वारा विकसित एक सूचकांक है, जिसका अर्थ है शिशुओं और बालकों की उपलब्धियां सूचकांक यानी अचीवमेंट्स ऑफ बेबीज एंड चिल्ड्रन इंडेक्स। इस सूचकांक के द्वारा उत्तरजीविता, टीकाकरण, पोषण और स्कूल जाने के चारों संकेतकों के औसत के आधार पर बच्चों के विकास का आकलन किया जाता है। क्वेश्चन नंबर 78, भारत सरकार द्वारा घोषित एबीसी इंडेक्स निम्नलिखित में से किससे संबंधित है? तो हमने अभी जस्ट पढ़ा है स्वास्थ्य से, तो मैं बाकी क्यों जाऊं। एबीसी किससे? अचीवमेंट ऑफ बेबीज एंड चिल्ड्रन इंडेक्स, एबीसी। क्वेश्चन नंबर 79, 23 जनवरी 2018 को दाओस स्विट्जरलैंड में वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम ने वार्षिक सम्मेलन में भारतीय प्रधानमंत्री द्वारा निम्नलिखित में से किन वैश्विक चुनौतियों के रूप को में रेखांकित किया गया? भारतीय प्रधानमंत्री ने किस किस चीज को, 2017 की बात है तो आपको पता है मोदी जी गए होंगे, उन्होंने किस किस बात को ध्यान रखा? तो उन्होंने पर्यावरण की बात की थी, उन्होंने आतंकवाद की बात की थी, उन्होंने संरक्षणवाद की भी बात की थी, शीत युद्ध का जिक्र उन्होंने नहीं किया था। तो इस हिसाब से पहला, दूसरा और तीसरा, तो यानी चौथा जिस जिसमें वो तो वैसे ही कट हो गए, यानी ए करेक्ट है।
विश्व आर्थिक मंच का वार्षिक सम्मेलन 23 से 26 जनवरी 2018 के मध्य दाओस स्विट्जरलैंड में संपन्न हुआ। 23 जनवरी 2018 को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अपने भाषण में पर्यावरण परिवर्तन, क्लाइमेट चेंज, आतंकवाद, टेररिज्म और संरक्षणवाद यानी प्रोटेक्टिज्म का मुख्य वैश्विक चुनौतियों के रूप में रेखांकित किया कि भैया ये हमारी मेन चुनौतियां हैं। और फाइनली आज का लास्ट सवाल, सर्वप्रथम डिजिटल इकोनॉमी रिपोर्ट 2019 किसके द्वारा जारी किया गया? विश्व बैंक के द्वारा, नीति आयोग के द्वारा, विश्व फोरम के द्वारा या अंकटॉड के द्वारा? तो यूएनसीटीएडी के द्वारा। तो ये किया गया था यूएनसीटीएडी के द्वारा ही। सर्वप्रथम डिजिटल इकोनॉमी रिपोर्ट जो है अंकटॉड यूएनसीटीएडी द्वारा सितंबर 2019 को जारी किया गया। ठीक है, तो आज हम लोगों ने क्वेश्चन नंबर 41 से लेकर क्वेश्चन नंबर 80 तक कंप्लीट किया है हमारे पार्ट 2 के अंदर। मैं पार्ट 3 कल ले आऊंगा। कल मैं सोच ही रहा हूँ कि इस वीक में जितने भी हमारे 248 क्वेश्चन है वो पूरे के पूरे ही कंप्लीट कर दूं, तो इसीलिए ये मैं कंटिन्यू ही रखूंगा। अभी कल आ जाएगी हमारी नेक्स्ट वीडियो, पार्ट 3 आ जाएगी, अभी पार्ट 2 है। ठीक है, तो अगर आपको वीडियो अच्छी लगी तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करें। अगर आपने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो आई डोंट नो क्यों नहीं किया है, चैनल को सब्सक्राइब करो ताकि हमारी लेटेस्ट वीडियो का आपके पास नोटिफिकेशन पहुंच जाए। और साथ ही साथ आप वीडियोस को शेयर भी करें ताकि आपके फ्रेंड्स के पास हमारी रीच बने, हमारी रीच ज़्यादा से ज़्यादा पहुंचे लोगों तक। और अगर आपको लगता है कि आपके पास मेरे लिए कोई भी एडवाइस है, कोई भी सजेशन है, या कोई भी आपके पास लगता है कि कंप्लेन भी है, इवन आपके पास कंप्लेन भी है, तो प्लीज़ मुझे बताएं ताकि मैं अपनी वीडियोस को और ज़्यादा इंटरेक्टिव बना सकूं। बाकी मैं अभी 2000 से ज़्यादा ऑलरेडी प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन डिस्कस कर चुका हूं। ऑफकोर्स 64th नंबर का वीडियो था ये, तो प्लीज़ वीडियोस को देखें और मुझे भी बताएं कोई कमी हो तो, ताकि मैं उसे अच्छा कर सकूं। बी सेफ, स्टे हेल्दी, क्योंकि भाई थर्ड वेव आ चुकी है इंडिया में, काफ़ी अच्छा हिट कर रही है। तो बी सेफ, स्टे सेफ, पढ़ते रहिए, एंड थैंक यू फॉर योर टाइम।